हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक पाई में। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता दिया था अलैंगिक जनन के प्रकार के बारे में। तो पूरा हमने डिस्कस कर लिया था कि अलैंगिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। उन सभी के बारे में हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया इससे पहले वाली वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लैंगिक जनन। मैं बता दूं लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन की वह विधि होती है जिसमें दो विपरीत प्रकार के लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन किसे कहते हैं आप लोगों को मालूम हो गया होगा, जिसमें दो विपरीत प्रकार के लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, उसी को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन क्या है? जनन की वह विधि जिसमें दो विपरीत प्रकार के लिंग वाले जनकों की आवश्यकता होती है, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो दो विपरीत प्रकार के लिंग वाले कौन कौन से जनक होंगे? तो एक होगा नर और दूसरा होगा मादा। नर से एक विशेष प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है जिसे हम युग्मक कहते हैं। तो नर से नर युग्मक निकलेगा, जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। और मादा से दोस्तों मादा युग्मक निकलेगा, जिसे हम अंडाणु कहते हैं। तो इसी शुक्राणु और अंडाणु के संलयन या निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज आगे चलकर भ्रूण में बदल जाता है और ये भ्रूण आगे चलकर एक नई संतति या नई शिशु में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से होने वाले जनक को हम लैंगिक जनन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन की वह विधि है जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है। पहला जनक नर तथा दूसरा मादा। नर से नर युग्मक का निर्माण होगा जिसे हम शुक्राणु कहते हैं। मादा से मादा युग्मक का निर्माण होगा जिसे हम अंडाणु कहते हैं। नर और अंडाणु के संलयन या निषेचन से युग्मनज का निर्माण होता है और ये युग्मनज वृद्धि करेगा या अपनी संख्याओं को विभाजित करके काफी संख्याओं में जब बन जाता है तब उस अवस्था को हम भ्रूण कहते हैं। और भ्रूण आगे चलकर एक नई शिशु का निर्माण करता है। तो ये जो नई शिशु है ये अपने जनक से विभिन्न होगा, यानी इसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। विभिन्नताएं जो उत्तरदायित्व होती हैं विकास के लिए। अगर दोस्तों हमारे अंदर या हमारे आने वाली पीढ़ियों में विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो हमारी पीढ़ी इसी तरह से बनी रहेगी, यानी हम आगे और अपना प्रोग्रेस नहीं कर सकते। तो विभिन्नताएं का कारण क्या है? तो इसी के कारण इस पृथ्वी पर जो चमत्कार हो रहे हैं, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी विकास हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ विभिन्नताओं के कारण ही हो रहा है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिएगा लैंगिक जनन क्या होता है। अब मैं चलता हूँ अगले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा लैंगिक जनन की अवस्थाएं। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो मैं चलता हूँ अवस्थाओं की तरफ। तो अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन की अवस्थाओं के बारे में। अवस्थाएं, कुल लैंगिक जनन की दोस्तों कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो
लैंगिक जनन की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं। एक होती है किशोरावस्था, और दूसरा होता है जनन अवस्था, और तीसरा जो होता है हमारा होता है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था। अब हम बात करते हैं कि लैंगिक जनन में कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। तो क्या हम जन्म लेने के तुरंत बाद ही अपने समान एक नए संतति को उत्पन्न नहीं कर सकते? तो हमारे अंदर कहीं ना कहीं कुछ अवस्थाएं आती हैं, उन्हीं अवस्थाओं को हम लैंगिक जनन की अवस्थाएं कहते हैं। तो पहला जो हमारा अवस्था है वो है किशोरावस्था। किशोरावस्था कौन सी अवस्था होती है? तो किशोरावस्था दोस्तों एक ऐसी अवस्था होती है जहां पर युग्मकों का निर्माण बनना प्रारंभ होता है। यहाँ पर क्या होता है? युग्मकों का निर्माण प्रारंभ होता है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे किशोरावस्था। अभी सिर्फ युग्मकों का निर्माण यहाँ पर प्रारंभ हुए हैं, हालांकि अभी पूरी तरह से युग्मक जो है वह परिपक्व नहीं हुए हैं। तो किशोरावस्था के दौरान हमें कुछ ऐसी अवस्थाएं आती हैं जिसके दौरान हमें हमारे अंदर या एक नर के अंदर कुछ शारीरिक परिवर्तन आते हैं। जैसे पहला परिवर्तन जो होता है वो होता है एक नर का आवाज जो होता है वो भारी हो जाता है। तो किशोरावस्था के दौरान यानी जब एक नर में युग्मकों का निर्माण बनना प्रारंभ हो जाता है, तब उस नर का जो आवाज होता है उसके अंदर आवाज उसका जो होता है वो भारी हो जाता है। और दूसरा पॉइंट जो होता है कि उसके शरीर में दाढ़ी और मूछ का भी विकास होने लगता है। तो इन्हीं अवस्थाओं को हम किशोरावस्था कहते हैं। अब दूसरा क्या है दोस्तों हमारा? तो दूसरा हमारा है जनन अवस्था। जनन अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हम अपने समान एक नए संतति को जन्म दे सकते हैं। उन्हीं अवस्थाओं को हम जनन अवस्था कहते हैं। यानी हम इसे कह सकते हैं कि यहाँ पर युग्मक जो होते हैं वह पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, जो एक नई संतति का निर्माण करने के लिए निर्माण करने योग्य हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं जनन अवस्था। जनन अवस्था वह अवस्था होती है जिसमें एक नर काबिल हो जाता है कि वह एक अपने समान नई संतति को जन्म दे सकता है। तो उन्हीं अवस्थाओं को हम जनन अवस्था कहते हैं। तो वृद्धा अवस्था की अब बात करते हैं हम। 3 अवस्थाएं पाई जा रही, किशोरावस्था, जनन अवस्था और वृद्धावस्था। किशोरावस्था में हमने देखा यहाँ पर युग्मकों का निर्माण प्रारंभ हो रहा है और जिसके कारण एक नर का आवाज जो होता है वो भारी हो जाता है और दाढ़ी मूछ भी निकलना प्रारंभ हो जाती है। दूसरा हमने देखा जनन अवस्था। जनन अवस्था में क्या होते हैं? युग्मक जो होते हैं वो पूर्ण परिपक्व हो जाते हैं, जिससे वह एक नई संतति का निर्माण करने योग्य हो जाता है वह। और तीसरा जो है हमारा वो है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था एक ऐसी अवस्था है जहाँ पर ये सारी क्षमताएं खत्म हो जाती है, यानी जनन की क्षमता जो होती है वह खत्म हो जाती है। तो इस अवस्था को हम वृद्धावस्था कहते हैं, जहाँ पर एक बुजुर्ग जो होता है, एक वृद्धा व्यक्ति जो होता है वह जनन योग्य या उसमें युग्मकों का निर्माण हालांकि जो हो रहे थे वो बंद हो जाते हैं। तो ये हमारा 3 अवस्थाएं थी लैंगिक जनन का।
तो इन अवस्थाओं को आप फटाक से नोट कर लीजिए ताकि मैं आगे चल सकूं। तो आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब मैं आगे चलता हूं कि निषेचन की तरफ, निषेचन की अवस्थाओं के बारे में अब मैं आपको बताऊंगा, निषेचन की अवस्थाएं के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा लैंगिक जनन की अवस्थाएं। अब हम देखते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अब हम देखेंगे लैंगिक जनन के घटनाओं के बारे में। तो लैंगिक जनन की कुल 3 घटना होती हैं। एक निषेचन, निषेचन पूर्व घटना, और दूसरा जो होता है निषेचन, और तीसरा जो होता है वो होता है निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना। आइए देखते हैं कि निषेचन पूर्व घटना क्या होता है, निषेचन क्या होता है और निषेचन पश्च घटना क्या होता है। तो दोस्तों निषेचन से पहले होने वाली घटना को हम निषेचन पूर्व घटना कहेंगे और निषेचन के बाद होने वाली घटना को हम निषेचन पश्च घटना कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि लैंगिक जनन की घटनाएं कुल 3 घटनाएं होती हैं। जो निषेचन से पहले घटना हो रही है उन घटनाओं को हम निषेचन पूर्व घटना कहेंगे और जो निषेचन के बाद हो रही है घटना उस निषेचन को हम निषेचन पश्च घटना कहेंगे। तो निषेचन पूर्व घटना और पश्च घटना में क्या होता है आइए देखते हैं। निषेचन पूर्व घटना जो होता है इसमें कुल 2 घटनाएं होती हैं। पहला युग्मकों का निर्माण, युग्मकों का निर्माण, और दूसरा जो होता है दोस्तों यह होता है युग्मकों का स्थानांतरण, स्थानांतरण। तो ये है हमारी निषेचन पूर्व घटना, यानी निषेचन से पहले जो घटना होगी उसे हम निषेचन पूर्व घटना कहेंगे, जिसके अंतर्गत युग्मक का निर्माण हो रहा है और युग्मकों का स्थानांतरण हो रहा है। अब क्या होगा, तो अब होगा निषेचन, यानी जब युग्मक का निर्माण बन जाएगा, नर में नर युग्मक बनेगा, मादा में मादा युग्मक। नर युग्मक को शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। शुक्राणु और अंडाणु का जब स्थानांतरण हो जाएगा तो उसके स्थानांतरण के बाद जो कोशिका बनती है उस कोशिका को हम निषेचन कहते हैं। उस कोशिका को क्या कहेंगे साथियों, तो उसी घटना को हम निषेचन, यानी जब ये दोनों कोशिकाएं आपस में जुड़ जाती हैं एक जगह पर तो उस घटना को हम निषेचन कहते हैं। तो निषेचन जो होता है यानी युग्मनज जो बनता है वह द्विगुणित होता है। अब तीसरी हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब हम तीसरी घटना के बारे में बात करते हैं जो है हमारी निषेचन पश्च घटना। तो देखो, जब शुक्राणु और अंडाणु का स्थानांतरण हुआ तो किसका निर्माण हुआ, युग्मनज का। अब ये युग्मनज में जितनी भी क्रियाएं होंगी, युग्मनज में जितना भी विकास होगा, जितनी वृद्धि करेगा युग्मनज, इन सभी घटनाओं को हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। इन सभी घटनाओं को दोस्तों हम क्या कहेंगे, निषेचन पश्च घटना कहेंगे। यानी जब युग्मनज क्या करेगा, युग्मनज जो है हमारा, ये जितना कोशिका का विभाजन करेगा तो ये हमारा निषेचन पश्च घटना, यानी युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को, युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया को और भ्रूण से शिशु बनने की क्रिया को,
शिशु बनने की क्रिया को हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो ये हमारी कुल 3 घटनाएं हैं जो लैंगिक जनन में हमें पढ़नी है। लैंगिक जनन में होने वाली घटनाएं 3 है, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन और निषेचन पश्च घटना। निषेचन पूर्व घटना में हमने देखा युग्मकों का निर्माण और युग्मकों का स्थानांतरण। युग्मकों के स्थानांतरण में हमेशा नर युग्मक जो होते हैं वह स्थानांतरित किए जाते हैं, क्योंकि नर युग्मक जो होता है दोस्तों यह गतिशील होता है, यह गतिशील होता है, और मादा युग्मक जो होते हैं वे अचलायमान होते हैं। इसलिए मादा युग्मकों का स्थानांतरण नहीं किया जाता। जब भी किया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नर युग्मकों का ही स्थानांतरण किया जाता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसी संरचनाएं होती हैं जिसकी वजह से वह तैर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकती हैं। तो यहाँ हमने देखा युग्मकों का निर्माण हुआ, यानी नर में नर युग्मक शुक्राणु, मादा में मादा युग्मक अंडाणु। इसके बाद हमने देखा इन दोनों का स्थानांतरण किया गया, यानी नर युग्मक का स्थानांतरण मादा शरीर में किया गया, जहाँ पर निषेचन की क्रिया हुई। निषेचन के दौरान युग्मनज बना, इसे हम युग्मनज कहते हैं। युग्मनज जो है दोस्तों यह द्विगुणित कोशिका है। तो अब इस युग्मनज में जितनी भी विकास होगी, जितनी भी क्रियाएं होंगी, उन सभी क्रियाओं को हम निषेचन पश्च घटना के अंतर्गत जानते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण, भ्रूण से शिशु बनने की क्रिया को हम निषेचन पश्च घटना कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर आपको बताया जाएगा युग्मकों का प्रकार के बारे में, युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, और इससे जो शेष रह जाते हैं उसे मैं पूरा का पूरा आपको अगले वीडियो में मैं आपका पूरा करवा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।